हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आपका जो साइंस का पेपर बनेगा किस लेवल का बनेगा और कैसा आएगा। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर साइंस का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मॉडल पेपर जो है फर्स्ट है विज्ञान का, जो केवल प्रश्न पत्र के रूप में आता है कक्षा 10 का, और ये जो समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का ही रहेगा, ठीक है। और ये जो निर्देश से प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए इंडिकेट किया गया है, निर्धारित किया गया है। तो ये सारे जो पेपर जब आप देने जाएंगे तो ये सारे निर्देश को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जरूर पढ़िएगा कि खंड अ, खंड ब और खंड जो द होगा या स होगा उसमें से कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, कितने नहीं करने हैं। तो ये जरूर आपको पहले पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं तो देखिए, जो खंड अ है इसमें भौतिक विज्ञान होगा, और खंड जो ब है यहाँ पर देखिए, जो खंड ब है ये रसायन विज्ञान है, और जो खंड इधर स है देखिए क्या है, खंड स या खंड, हाँ खंड स है जो जीव विज्ञान है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है। तो देखिए, खंड स में जो जीव विज्ञान है इसमें आपके क ख ग घ यानी कि 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। और जो आपका रसायन विज्ञान है यहाँ पर देखिए, रसायन विज्ञान में भी क ख ग यानी इसमें 3 होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यहाँ पर होंगे आपके क ख ग घ यानी कि इसमें 4 होंगे भौतिक विज्ञान, यानी कि 4 4 8 8 और 3 कितना 11 केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आएगा, तीनों मतलब कि विज्ञान से, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से। तो आज की इस वीडियो में आपको तीनों विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा कि आप कितने तैयारी किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते हुए चलते हैं। आप देख सकते हैं खंड अ जो भौतिक विज्ञान है इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला का क नंबर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए लिखा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। जो समतल दर्पण होता है उसमें निर्मित जो प्रतिबिंब होता है उसका आवर्धन m इक्वल टू कितना होता है। तो देखिए, समतल दर्पण में जितना, कोई समतल दर्पण है उसके सामने कोई वस्तु रखे हैं तो उसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। तो इसका आवर्धन कितना होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसको सेल्फ तैयार करना है अपने आप से, खुद से। और मैं इसका वीडियो सोल्यूशन बनाऊंगा सारे मॉडल पेपर का बहुत जल्दी से जल्दी। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा कि 1 होगा कि 1 से कम होगा कि 1 से अधिक होगा कि अनंत होगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिए। और जो ख नंबर इसमें प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। देखिए, प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन किस रंग का होता है, बैगनी का होता है कि हरे रंग का कि पीले रंग का होता है कि लाल रंग का। तो पूरा हम डिटेल में जब इसका वीडियो सोल्यूशन बनाऊंगा तो पूरा डिटेल में हर एक ऑप्शन का डिटेल दूंगा, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग नंबर है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। अगर देखिए, किसी वैद्युत प्रतिरोध में अगर हम किसी चालक में वैद्युत प्रतिरोध का ताप बढ़ाएंगे तो उसमें ताप जो होगा अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि बदलेगा ही नहीं, कि बढ़ता है कि घटता है, कि कभी बढ़ता है और कभी घटता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट जो आपका है घ नंबर, लिखा है कि वेबर किस राशि का मात्रक है। तो यहाँ पे देखिए राशि दिया है। फर्स्ट नंबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का है, कि चुंबकीय फ्लक्स का है, कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का है, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है करेक्ट है कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिए। अब चलिए इसमें देखिए दूसरा नंबर से स्टार्ट होता है। ये एक नंबर के क्वेश्चन थे, और यहाँ से दूसरा नंबर का भी क ख ग घ, मतलब कि यहाँ पे देखिए क ख ग यानी कि 3 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो दूसरा का क है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, यही पूछा है ना, कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी f तथा वक्रता त्रिज्या स्मॉल r में संबंध पूछा है। तो इसका मतलब कि थ्योरी मैं सब कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अब ख नंबर लिखा है कि एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा। एक व्यक्ति है, उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाया गया है, उत्तल लेंस। और बताइए कि उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है।
तो आपको अगर निकट दृष्टि दोष का थ्योरी याद होगा और दूर दृष्टि दोष का, तो इसको देखते ही आप बता देंगे, ठीक है। इसका भी कमेंट करके बता सकते हैं आंसर, ठीक है, दूसरा का ख का। और ग नंबर लिखा है कि एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलन कीजिए। तो एक कूलाम इलेक्ट्रॉन यानी कि E इक्वल टू मतलब कि 10 के पावर -19 कूलाम, ऐसे इसका भी मैं वीडियो सोल्यूशन में इसका एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3rd नंबर से स्टार्ट होता है, क नंबर लिखा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक उत्तल दर्पण की 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी कि देखिए यहाँ पर u की वैल्यू दे रखा है, u इक्वल टू कितना दे रखा है इसमें, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, u की जो वैल्यू होती है निगेटिव होती है, तो -25 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की लंबाई पूछा है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी। या इस अगर आपको ये बोर्ड एग्जाम में नहीं क्वेश्चन आता है तो अथवा में भी करके देता है, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए उसको दिया है, लिखा है कि मनुष्य की आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है, स्वच्छ आंख के लिए इनका मान लिखिए। ये जो क्वेश्चन आता है आपका 3रा नंबर का, इस 4 नंबर में आता है। तीसरा प्रश्न जो आएगा कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का, ठीक है। इसको अगर आप प्रिपरेशन किए हैं तो आप बहुत अच्छा है, नहीं तो वीडियो सोल्यूशन में इसके आंसर देंगे। केवल आज की इस वीडियो में समझा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। अब ख नंबर 3रा का है कि तार में कुछ देर तक धारा प्रवाहित करने से तार का ताप 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। देखिए एक तार है, तार में कुछ देर तक जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसमें करंट फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें जो उसका टेम्परेचर है 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, पहले से बढ़ जाता है। यदि धारा का मान दोगुना कर दें, यानी जो धारा है, हम धारा फॉलो कर रहे हैं, उसका जो मान है उसको दोगुना कर दें, तो उतनी ही देर में तार का ताप कितना बढ़ जाएगा। जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं सिंपल तरीके से उसमें, तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, और जब उसमें दोगुना कर देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, तो इसको ही आपको बताना है, ठीक है। अब चलिए इसमें अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दिया है, ठीक है। पूछा है कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेश का नियम क्या है, किरण आरेख सहित व्याख्या कीजिए। तो ये जो चैप्टर है आपका, वहाँ पे आगे वाला अगर ये नहीं पढ़े हैं तो ये पढ़े हैं तो ये बता सकते हैं, अगर ये नहीं आते तो ये बता सकते हैं। दोनों में से कोई एक बताएंगे तो आपका 4 नंबर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है 4th नंबर, लिखा है इसमें 4 नंबर वाला क्वेश्चन कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र जो होता है m = -v/u स्थापित कीजिए। इसको निगमन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो है हमारा गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है m = -v/u होता है। अगर लेंस का होता तो यहाँ पर m = v/u पॉजिटिव हो जाता, और दर्पण है इसलिए m = -u/v/u होगा। इसको क्या करना है, 7 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपके 7 नंबर मिलेंगे। पहले रेखीय आवर्धन का परिभाषा देना है यहाँ पे, और आपको गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र यहाँ पे स्थापित करना है, यानी कि डेरिवेशन करना है, इसको निगमन करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें अथवा में भी दिया है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो इसका आंसर दे सकते हैं। इसकी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की व्याख्या कीजिए। यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो उसने नियम दिए थे, उसकी नियम की व्याख्या करना है, और प्रेरित धारा की दिशा में कैसे ज्ञात की जाती है इसको भी इसमें एक्सप्लेन करना है, जिस पर 7 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर तैयार हो जाएगा अगर उस चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो ठीक है। अब चलते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है खंड ब में रसायन विज्ञान। आप क्वेश्चन उत्तर जो आंसर शीट मिलेगा उस पर आपको फिजिक्स का सारा क्वेश्चन लाइंस करते आना है, और जब समाप्त हो जाएगा तो नया पृष्ठ उलटना है, और उसमें जो खंड ब है रसायन विज्ञान, उसको वहाँ से शुरू से स्टार्ट करते चलना है, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है रसायन विज्ञान में। इसमें क नंबर लिखा है कि निम्न में प्रबल क्षार है। यहाँ पर देखिए पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है, CaOH ट्वाइस और KOH, MgOH ट्वाइस, NH4OH।
इसमें पूछा है कि चारों में से कौन सा प्रबल क्षार है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा करेक्ट होगा, आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ख नंबर पूछा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। यही ना पूछा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन, देखिए जो अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में, उसमें परमाणुओं की जो संख्या होती है कितनी होती है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। कौन सा ऑप्शन जो सही है कमेंट में बताना है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। Mg है या Pt है या Cu है या Hg है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। अब चलते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। लिखा है 6 नंबर का क नंबर कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा इसका थ्योरी है। ये 2 नंबर का आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए कोई समीकरण होगा जिसमें दोनों पक्ष यानी कि LHS एंड RHS दोनों पक्ष देखते हैं, उसमें अगर दोनों पक्ष के परमाणु क्रमांक की जो संख्या होगी इक्वल होगी यानी कि बराबर होगी तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। इसका मैं जो वीडियो सोल्यूशन बनाऊंगा तो उसमें सारा चीज बताऊंगा, ठीक है। और ख नंबर लिखा है कि लोहे पर निम्न में से किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है और क्यों। देखिए लोहे पर निम्न में से किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है और क्यों चढ़ाई जाएगी, ठीक है। Mg में चढ़ाई जाएगी या Cu चढ़ाई जाएगी Ag। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया, तीनों में से कौन सी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का आता है। वीडियो सोल्यूशन में इसका सारा आंसर मिलेगा। और ग नंबर जो है लिखा है कि स्प्राइट तथा शराब में, स्प्राइट पिए है ना, स्प्राइट तथा शराब में क्या अंतर है, ठीक है। अब पूछा है कि परिशोधित स्प्राइट क्या होती है, इसका भी आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो जो कि 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए 7 नंबर स्टार्ट होता है क्वेश्चन आपका। यहाँ से पूछा है 7 का क नंबर की मिथाइल आयरेंज व फिनोल्फथलीन किस प्रकार का यानी सूचक का कार्य करता है। ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ख नंबर है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का जो कलर होता है क्यों बदल जाता है, यानी कि रंग क्यों बदल जाता है। तो जब लोहे की कील को, एक लोहे की कील है और कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर उस कील को हम डुबोते हैं तो विलयन जो होता है, विलयन का कलर जो होता है क्यों बदल जाता है, क्या वजह है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, ठीक है। और इसमें अब स्टार्ट करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 का क नंबर लिखा है कि विरंजक चूर्ण के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखें। यानी कि विरंजक जो चूर्ण होता है इसका रासायनिक समीकरण का यहाँ पे क्या लिखना है, सूत्र लिखना है तथा इसके विरंजक गुण की व्याख्या, यानी कि विरंजक जो उसका गुण होता है उसका व्याख्या करना है और साथ में रासायनिक समीकरण भी इसका लिखना है, तब जाकर आपको 7 नंबर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें 3 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 3 तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा कर किया है। पहले तो विरंजक चूर्ण के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखना है, इसके बाद तथा इसके विरंजक गुण की व्याख्या कीजिए, तो दूसरा क्वेश्चन बन गया। और तीसरा रासायनिक समीकरण भी देना है, यानी कि एक ही क्वेश्चन में 3 तरह का क्वेश्चन बनाया है, जब आपको 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका होगा बायोलॉजी से। तो यहाँ पर देखिए बायोलॉजी से एक क्वेश्चन होने वाला है। हाँ, इसके बाद वो आपका 8 में अथवा में भी दिया था। अगर आपको 8 का नंबर नहीं आ रहा है तो 8 नंबर के बाद अथवा में भी दिया है। पूछा है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो जो देखिए दीर्घाकार आवर्त सारणी जो आपका चैप्टर है 4th नंबर केमिस्ट्री का, तो उसमें जो आप पढ़े होंगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी जो बनी है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है उसको लिख दे देंगे तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं खंड स में। खंड स जो आपका होगा वो जीव विज्ञान होगा, ठीक है। लास्ट में आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा जो कि 9 नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए क नंबर है 9 नंबर का, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में लिखा है कि चर्वणक दंतों की संख्या होती है। तो देखिए मनुष्य के जो प्रत्येक जबड़े हैं, प्रत्येक जबड़ा मतलब ऊपर और नीचे, उसमें प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंतों की संख्या मतलब कि 4 मतलब फुटी निकला होता है दांतों में ना, कितनी होती है। इसमें आपको ऑप्शन दिया है 2, 4, 6, 8। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है।
अब देखिए इसमें एक एक नंबर की ये भी क्वेश्चन आते हैं। अब ख नंबर देखिए, ख नंबर लिखा है कि मेरु मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। देखिए मेरु रज्जु एक यहाँ से शाखा है और इस शाखा में से भी शाखा निकली हुई है। जैसे कि मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 15 जोड़े, 31 जोड़े और 21 जोड़े अनिश्चित, मतलब इसमें कोई निश्चित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये कमेंट में बताना है, ठीक है। अब आपका ग नंबर क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि पराग कोश में होते हैं, जो आपके बॉडीज में पराग कोश होते हैं उसमें क्या होता है, बाह्य दल होता है या वर्तिका होता है, अंडाशय होता है या अंड बीजाणु होता है। तो इसमें से कौन सा सही है ये कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब घ नंबर क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। लिखा है कि F2 पीढ़ी में, जो F2 पीढ़ी है उसमें 3:1 मतलब 3:1 के अनुपात प्राप्त होता है। F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। तो ऑप्शन दिया है एक संकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस में, और तीसरा ऑप्शन है कि पहला तथा दूसरा दोनों होगा, और चौथा लिखा है कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो F2 पीढ़ी में 3:1 रेशियो का अनुपात प्राप्त होता है। ये कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तो पूरा समाप्त हो गया। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है इसमें। 10 का क कि श्वसन को परिभाषित कीजिए, यानी कि श्वसन क्या है इसके बारे में आपको परिभाषा इसका देना है, व्याख्या करना है, ठीक है। ख नंबर लिखा है कि इंसुलिन का क्या महत्व है, हमारे शरीर में इंसुलिन का क्या महत्व है, कार्य क्या करता है, यह कहाँ बनता है इंसुलिन। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और ग नंबर जो क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। परिवार नियोजन आप पढ़े होंगे, बायोलॉजी में आपका होगा एक चैप्टर, उसमें दिया है टॉपिक कि परिवार नियोजन क्या होता है, इसके बारे में व्याख्या कीजिए। तो परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए, जो कि 2 नंबर का आएगा। बहुत ही छोटा सा हेडिंग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि क नंबर पूछा है कि आमाशय किसे कहते हैं। आमाशय किसे कहते हैं, उसके 3 प्रमुख कार्य भी लिखिए। तो आमाशय का पहले यहाँ पर व्याख्या करना है, यानी कि थ्योरी बताना है, और उसका 3 प्रमुख कार्य जो मेन है उसमें अंग, उसके 3 कार्य भी बताना है, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर ये आपको नहीं मालूम है तो अथवा वाला भी कर सकते हैं, जैसे कि वाष्पो उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और इसको मतलब ये बता देंगे। और 11 का ख नंबर पूछा है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित किन्हीं 4 हार्मोन्सों के नाम लिखिए। तो पीयूष जो ग्रंथि है उसके द्वारा जो स्त्रावित मतलब बाहर करने वाले किन्हीं 4 हार्मोन्सों के नाम बताना है, जो कि 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन आएगा। अगर ये वाला आपको ख नंबर नहीं याद है अथवा याद है तो इसको भी लिख सकते हैं, जैसे कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं, तो ये भी बता सकते हैं, जो कि 4 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में आता है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है लिखा है कि ओपायरिन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई। ओपायरिन के अनुसार जीवन की जो उत्पत्ति है कहाँ हुई, और विभिन्न अवस्थाओं में इसका वर्णन करना है। मतलब एक अवस्था नहीं, जिस अवस्था में इसकी जीवन की उत्पत्ति हुई है उस अवस्था का यहाँ पे वर्णन करना है, ठीक है। अब इसको अगर मान लीजिए याद नहीं है तो अथवा वाला का भी लिख सकते हैं। जैसे लिखा है कि मनुष्य में दोहरे रक्त परिसंचरण को आरेखित चित्र द्वारा दर्शाइए। तो देखिए मनुष्य में जो दोहरे रक्त परिसंचरण है उसका आरेख बनाना है, यानी कि फिगर बनाना है और इंडिकेट करना है, ठीक है, जो कि 7 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ये रहा आपका पूरा एक्सप्लेन इस मॉडल पेपर का, और इसका पूरा एक्सप्लेन करके मैं वीडियोज बनाऊंगा। और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो इस चैनल पर बहुत जल्दी से मिलने लगेगा। और ये जो है मॉडल पेपर 2, इसको भी सॉल्व कीजिए। देखिए जो मॉडल पेपर आपका फर्स्ट है एंड सेकंड एंड थर्ड सबका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF दे देता हूँ, वहाँ से आप जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिए स्वयं करने का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कमेंट करना है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।